बालाजी एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइंस के 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीटेट, साइंस, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमारा बालाजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों को स्त्रावन को कहते हैं। जो वाहिन विहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को कहते हैं वो क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। याद रखना है, हार्मोन। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो थायराइड है ये एक ग्रंथि है, और जो जठर है ये एक रस है। याद रखना है, जठर रस आपको याद रखना है, जो कि अमाशय में बनता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, यकृत है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे लीवर कहते हैं। अग्न्याशय है ये भी मनुष्य की अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथ तरह से कार्य करती है। याद रखना है। तो जो जठर है हमारा रस है, ये ग्रंथि नहीं है, तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा जठर रस। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर है ये एक रस है, ग्रंथि नहीं है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो अग्न्याशय ग्रंथि है ये तो ग्रंथि है, और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि भी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। याद रखना है, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में होती है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि है, जिसे अबट्टू ग्रंथि भी कहते हैं, यह शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो-उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो मैं बताऊं, एड्रीनेलिन हार्मोन है ये लड़ो-उड़ो हार्मोन कहलाता है। याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में स्थित होती है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखना है, यह सबसे छोटी ग्रंथि है हमारे शरीर में, पिट्यूटरी ग्रंथि, और जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो गाय और भैंस होती हैं उन जब वो दूध नहीं देती हैं तो उनके थनों में सुई लगाई जाती है, तो वो किसकी लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। याद रखना है, जिसके कारण वो दूध उतार लेती हैं, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये TSH है। याद रखना है, TSH हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वृद्धि हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्थापित होता है। याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट हार्मोन को किसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है? संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये हमारा थायराइड ग्रंथि है। अगर हमें जो गलगंड रोग हो जाता है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। याद रखना है, गलगंड रोग। तो हमारा राइट आंसर थायराइड के साथ चला जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये हमारा अबट्टू ग्रंथि के कारण होता है। याद रखना है, मिक्सीडीमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन, इसमें आयोडीन होता है। याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, एक ग्रंथि होती है जो हमारे आंसू स्त्रावित करती है, वो लैक्रामल ग्रंथि होती है, याद रखना है, लैक्रामल। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन है? तो मैं बताऊं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इलेक्शन, ये सब मादा जनन हार्मोन है, याद रखना है। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन है? नर लैंगिक हार्मोन है तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन या FSH। तो मैं बताऊं नर लैंगिक हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? कौन सा, किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, याद रखना है। रक्तचाप नियंत्रित अधिवृक्क ग्रंथि से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो थायराइड ग्रंथि है ये गले में स्थित होती है। जब किसी को गलगंड रोग हो जाता है तो ये उसे प्रभावित करती है, याद रखना है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है, गले में। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? जो जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया है, ये एक अग्न्याशय ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो यकृत है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, याद रखना है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं और मस्तिष्क में स्थित होती है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो अवटु ग्रंथि है इसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखना है। हमसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, वो कौन सी है? वो अग्न्याशय है, याद रखना है, जो दोनों की तरह कार्य करती है, अंतः तथा बाह्य। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो इंसुलिन है वो उत्पादित होता है, किससे होता है? अग्न्याशय से होता है, याद रखना है। और आपको इतना ही याद नहीं रखना है, अग्न्याशय से स्रावित होता है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, जिसे शुगर कहते हैं, याद रखना है। जिस व्यक्ति के शरीर में अगर इंसुलिन की कमी है तो उसे शुगर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीपायरेटिक हार्मोन है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये क्या है? डी राइट आंसर हो जाएगा, वेसोप्रेसिन, याद रखना है, वेसोप्रेसिन, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, आकार में क्या होगी? बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी। तो क्या होगा? संख्या में बढ़ जाएंगी। जब कोई व्यक्ति अगर ऊपर ऊंचाई पर चढ़ता है तो जो आरबीसी की संख्याएं हैं, यानी कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्याएं, वो क्या होंगी? बढ़ जाएंगी, याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां वो संबंधित हैं, वो ताप नियमन से संबंधित हैं, याद रखना है, शरीर के टेम्परेचर से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं? तो फिबुला और टिबिया ये मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं, याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो फीमर ग्रंथि होती है, जो कि जांघ में होती है, उसे अरु अस्थि के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव शरीर की में जो अस्थि होती है वो खोखली होती है, पैर की हड्डी, याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कोई कान में पाई जाती है, याद रखना है। तो हमसे पूछा गया है शरीर में
पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला और टिबिया हमारे पैरों की हड्डियां हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ईईजी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइनफेलोग्राम करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए गतिविधि के? तो हृदय के लिए किया जाता है, याद रखना है। ईईजी का मस्तिष्क के लिए किया जाता है और ईसीजी का किया जाता है हृदय के लिए, याद रखना है। हमारा मस्तिष्क के लिए ईईजी, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइनफेलोग्राम। और मैं बताऊं फ्रेंड, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइनकार्डियोग्राम, याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? तो मैं बताऊं, जो एड्रिनल ग्रंथि है ये शरीर में सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है, याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंडरा जोड़ता है, तो कंडरा है एक किससे किसको जोड़ता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो कंडरा ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, याद रखना है कंडरा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से 4 क्वेश्चन बताऊंगा और चारों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाले हैं। जो मानव शरीर में रक्त समूह पाया जाता है कै प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ए बी, ओ, ए और बी, याद रखना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वदाता किसे कहते हैं? तो ए बी को सर्वग्राही, ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी सब वर्गों का मतलब जो रक्त है उसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर होगा कौन सा होगा? तो ये ए या बी होगा, याद रखना है। अगर यदि माता पिता में से एक का ए बी है और ओ है तो ए बी होगा, याद रखना है, ए या बी। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो ये किस क्रिया द्वारा करती हैं? तो ये परासरण द्वारा करती हैं, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है और श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनका कब्रिस्तान यानी कि खात्मा कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, याद रखना है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मैंने अभी बताया 2 से 4 दिन का होता है, याद रखना है श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है? तो मैं बताऊं, पेसमेकर का संबंध हृदय से है और पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। किसी व्यक्ति का अगर हृदय डैमेज हो जाता है तो उसके हृदय में पेसमेकर ऑपरेशन द्वारा फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण वह सुचारू रूप से काम करता रहता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य क्या है? तो मैंने अभी बताया है पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनियों से मापा जाता है, याद रखना है, धमनियों से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को याद रखना है डायलिसिस, और इसे अपोहन भी कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। एक व्यक्ति है और उसमें 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। मैं कह सकता हूँ कहीं 72 बार धड़कता है। और एक व्यक्ति है अगर वह अपनी ज़िंदगी सही से जीता है, अगर किसी प्रकार का ड्रिग नहीं करता है, तो उसका सामान्य जीवन काल में हृदय 2 अरब बार धड़कता है, याद रखना है, 2 अरब बार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो मैं बताऊं, एथिलीन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन के कारण, याद रखना है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? जो पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन होते हैं वो किससे निकाले जाते हैं? तो ये कवक से निकाले जाते हैं, याद रखना है कवक, ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, जो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? ये साइटोकाइनिन है, याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जब बौने पौधे हैं किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है, याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में कौन सा अणु होता है? पशुओं में तो हीमोग्लोबिन होता है, और पौधों में कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण जो पौधों का रंग होता है पत्तियों का वो हरा होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, पौधों में वृद्धि हार्मोन वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? एक रोग है अग्निनीरजा, वो किससे संबंधित है? तो ये सेब से संबंधित है, अग्निनीरजा रोग, याद रखना है, सेब से। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। किसके लिए फ्लोएम उत्तरदायी है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये किसके लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए, याद रखना है, आहार वहन के लिए उत्तरदायी है फ्लोएम। और जल वहन के लिए उत्तरदायी क्या है? तो उसके लिए उत्तरदायी है जाइलम, याद रखना है, जल वहन के लिए जाइलम और आहार वहन के लिए फ्लोएम, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में एंजाइम मुख्यतः जिम्मेवार हैं। किसके लिए जिम्मेवार हैं पेड़ पौधों में एंजाइम? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये जल वहन के लिए जिम्मेवार हैं, याद रखना है, जल वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी संस्था के संस्थापक कौन हैं? जो होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये हाइनेमैन है, याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो ये दिया गया है संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, याद रखना है, रेड डाटा बुक में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, याद रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? जो थर्मस फ्लास्क है इसके आविष्कारक कौन हैं? डेवर हैं, याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है वो बैटरी में होता है, याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? आपको याद रखना है, इसमें रहता है कम दाब पर पारा, याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक वोल्ट किसके बराबर होता है? एक जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, एक वोल्ट, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, एक वोल्ट एक जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोधों को मापता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, एक उपकरण होता है जो विद्युत प्रतिरोधों को मापता है, वो ओम
मीटर होता है, याद रखना है। और वोल्ट मीटर किसको मापता है? ये विभवांतर को मापता है, याद रखना है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एम्पीयर किसका मात्रक है? एम्पीयर किसका मात्रक है? एम्पीयर विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन है, एक डेकालीटर कितना होता है? एक डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर होता है, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा, एक डेकालीटर 10 लीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो ये है 14.96 गुणा 10⁻7 किलोमीटर, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा किया गया? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये किया गया था ओस्टेडे द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ओस्टेडे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? जो रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्यूरी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम परागमन शक्ति विकिरण कौन सी है? जो न्यूनतम परागमन शक्ति किरण है ये कौन सी है? तो ये अल्फा किरण है, याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा किरण। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? जो गामा किरणें होती हैं वो किससे बनी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में जो सूल होता है वो किसका रूपांतरण है? तो ये है पत्ते का रूपांतरण, याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा, पत्ते का। अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है। जो करनाल बंट एक बीमारी है ये किससे संबंधित है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये गेहूं की बीमारी है, करनाल बंट। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क मानव शरीर के सबसे बड़ा भाग है, याद रखना है, मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है तो वो एकत्रित करता है, याद रखना है। कभी पित्ताशय मत मार देना गलती से भी, क्योंकि अगर पित्तरस का निर्माण होता है तो वो एकत्रित यानी कि लीवर में ही होता है, और जमा होता है वो पित्ताशय में होता है, याद रखना है। तो हमारा एकत्रित में पित्तरस का निर्माण होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, pH 7 से 14 में किसका मान बढ़ता है? तो ये हाइड्रोक्सिल आयन का मान बढ़ता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, pH मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने pH मान का निर्धारण किया। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा और याद रखना है, परीक्षा में आए हुए हैं। जब किसी विलेन का pH मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा, 7 होता है तो उदासीन होगा, अगर 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होगा, याद रखना है, क्षारीय होगा। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा। हमसे पूछा गया है अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय घोल का pH मान होता है वो 7 से कम होता है, याद रखना है, अम्लीय घोल का pH मान। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 से कम। अगर 7 होता तो उदासीन होता और 7 से अधिक होता तो क्षारीय होता है, याद रखना है ये भी। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो मैंने अभी बताया, उदासीन घोल का मान 7 होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और 7 है तो उदासीन होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल की pH मान जब से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? 5.6, क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है क्योंकि वो वर्षा वाला जो वाटर होता है वो शुद्ध होता है, पीने के लायक होता है, और शुद्ध जल का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है।
अगला क्वेश्चन है, मुंह के पीएच का मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितना कम होने पर प्रारंभ हो जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये 5.5 डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जब हमारा सामान्य रक्त होता है, रुधिर जिसे बोलते हैं ब्लड, इसका पीएच मान 7.4 होता है और क्षारीय होता है। याद रखना है, 7 से अधिक होता है किसी का पीएच मान तो क्षारीय होता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7 होता है, और ये भी पूछा गया है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्षारीय मारना है क्योंकि 7 से अधिक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मैंने ऊपर भी बताया था एक क्वेश्चन में कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कि कान में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कान में अस्थियों की संख्या है वो कितनी है? तो 6 है दोनों कानों में अस्थियों की संख्या है। एक कान में 3 होती है और दोनों कानों में कितनी होती है? 3 × 2 6। याद रखना है अस्थियों की संख्या। और इनके नाम क्या क्या हैं? तो एक का है स्टेप्स, एक का है इनकस, एक का मेलिकस। याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो स्टेप्स है। याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मैंने ऊपर भी बताया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि अरु अस्थि भी बोलते हैं इसे, जो कि जांग में होती है। याद रखना है, कहाँ? जांग में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो जांग की होती है, मैंने अभी बताया है, जो कि फीमर है। याद रखना है, फीमर बोलते हैं जिसे, फीमर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो मैं बताऊं, एक अस्थि होती है हमारे शरीर में, सबसे कठोर होती है वो कहाँ होती है? वो जबड़े में होती है, जैसे इनेमल नाम से भी जानते हैं, इनेमल। याद रखना है, इनेमल नाम से भी जानते हैं। वो कहाँ होती है? वो जबड़े में होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? एक अस्थि है ह्यूमरस, ये कहाँ पाई जाती है? तो मैं बताऊँ फ्रेंड, ये पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। मैं बताऊं फ्रेंड, दांतों और हड्डियां जो हमारी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं। याद रखना है, अब अगर इनकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है। याद रखना है, कैल्शियम व फास्फोरस। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं वो क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती हैं। याद रखना है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। जो फेरोमोन्स है वो सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, वो किसके लिए उत्पन्न किया जाता है? तो ये कीटों द्वारा। याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो वो गैम्बूसिया है, जिसको छोड़ने से मच्छरों के लार्वा में मदद मिलती है। याद रखना है, गैम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्राणी है, मछली है, मेढक है, छिपकली है। तो मैं कह सकता हूँ कहीं उपयुक्त सभी हैं जो शीत रक्तीय प्राणी हैं। मछली भी है, मेढक भी है, छिपकली भी है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मेढक का हृदय होता है, मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये पावोक्रिस्टिस मोर का वैज्ञानिक नाम है। याद रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। याद रखना है, और आपको 20 तक परमाणु क्रमांक याद कर लेने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद रखना है, पहले नंबर पर हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम। याद रखना है, ऐसे 20 तक याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? एक जीका वायरस है, मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, मतलब क्षति पहुंचाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये दिमाग को क्षति पहुंचाता है जीका वायरस। याद रखना है, दिमाग को।
अगला क्वेश्चन है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो मैं बताऊंगा फ्रेंड, जो जीका वायरस है ये मच्छर द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। निद्रालु व्याधि वाहक की रोहक है ये सीसी मक्खी है, याद रखना है। डी राइट आंसर हो जाएगा, सीसी मक्खी। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी। एक सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो ये डार्विन ने लिखी थी, याद रखना है डार्विन ने। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी, रॉन्ग, लीनियस ने लिखी है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक, याद रखना है लीनियस। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र भी कहा जाता है, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने कुछ ही मिनटों में वीडियो पूरी की है, लेकिन आपका प्यार और आपका सहयोग हमेशा साथ है, तो हमारे बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।